नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। जब भी अखबार के पन्ने आप पलटिए तो आपको तमाम ऐसी खबरें आपके सामने मिलेंगी जो कि किसी न किसी हीनियस क्राइम से ग्रूसम क्राइम को दिखा रही होंगी। चाहे कोई लिव इन रिलेशन में रह रहा हो तो तकरार के बाद हत्या, या फिर पति पत्नी के बीच में भी ऐसी तमाम जो खबरें हैं, घटनाएं होती हैं और उसके बाद वो अखबार में सुर्खियां बनती हैं। हम इस पर तमाम चर्चाएं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि आखिर व्यक्ति ऐसा क्यों हो जाता है कि वो इतने गंभीर, इतने संगीन कदम उठाता है। दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या हम इसको पहचान सकते हैं? लड़कियां खुद को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं? इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर निमेश देसाई, जाने माने मनोचिकित्सक, हमारे साथ हैं। डॉक्टर देसाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर देसाई, ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। चूंकि अब देखा जाता है कि तमाम लोग लिव इन रिलेशन में हैं या पति पत्नी के बीच में भी ऐसी तकरार होती है जो अंजाम यहाँ तक होता है कि अलमारी से कई टुकड़ों में लाश मिलती हैं, या फिर तमाम ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं। क्या है इन खबरों के पीछे की वजह? बुनियादी रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य हम दर्शकों के सामने रखते हैं। अब तक हम थोड़े थोड़े अलग वर्ग समझे, ग्रुप्स, जिनको समाज या माफ करें मीडिया के साथी मेंटल कह के करार कर देते हैं, है ना। मेंटल ने ऐसा किया। वो मेंटल ग्रुप जो है उसमें क्या क्या है? एक तो मानसिक बीमारियां जिनका इलाज पूरी तरह संभव है। दूसरे बुद्धिमत्ता की कमी या डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, ADHD जैसे जो दिव्यांग स्थिति है, वहां डिफिकल्टी है ब्रेन डेवलपमेंट की। मानसिक बीमारी से अलग किया जाए। मानसिक बीमारी का पूरी तरह इलाज संभव है। बच्चों की और युवा वर्ग की जो न्यूरो डेवलपमेंटल या साइकोसोशल डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांग स्थितियां हैं, उसमें कुछ इलाज संभव है। बहुत सारा पुनर्वास का काम है। मैं इसी भूमिका बांध रहा हूं कि जो ये वायलेंट क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं, वो तीसरा ग्रुप है। मानव समाज में कुछ लोग, अगेन ये इतिहास में 2000 साल से स्थापित है, रिसर्च बढ़ती जा रही है कि कुछ व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होकर वायलेंट क्राइम करते हैं। ये उनकी जेनेटिक मेकअप है। ये आज नहीं, 500, 1000, 150, 1000 साल पहले ये एस्टैब्लिश था। अब हमने और अच्छा समझ लिया है। और वो जो ग्रुप है वो मानसिक बीमार और दिव्यांग स्थिति से तीसरा अलग है। तो साइकियाट्री का रोल है, मेंटल हेल्थ का रोल है मानसिक बीमारी में, पुनर्वास का और रिहेबिलिटेशन का रोल है, और साइकियाट्री का रोल है डिसेबिलिटी में। ये जो ग्रुप है तीसरा, जो क्रिमिनल टेंडेंसीज वाला है, बेसिकली वो जॉइंट एफर्ट हो जाएगा। कानून, क्रिमिनोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस। और इस ग्रुप को अभी पूरा विज्ञान मिलके भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। सो दिस इज अ न्यू ग्रे एरिया। मैं इसलिए इतनी विस्तार में कह रहा हूं कि आपके जैसे मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है, दर्शक समझें। मुझे फिक्र ये रहती है कि जब ऐसे वायलेंट क्राइम्स होते हैं ना, जाहिर है हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं अलग अलग स्तर पे। अच्छा, हेडलाइंस आ जाती हैं, चर्चा हो जाती है, जी मेंटल ने ऐसा कर दिया, मेंटल पेशेंट ने ऐसा कर दिया। मानसिक रोगी या मन बुद्धि के व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो समाज में पॉजिटिव एटीट्यूड धीरे धीरे हो रहा है ना, उनकी तरफ वो बने रहना चाहिए। ये जो तीसरा ग्रुप है, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो है। हाँ, शातिर दिमाग, हमने जो कहा ना, उसकी पहचान बचपन में या युवावस्था में काफी हद तक हो सकती है। कैसे? बिना वजह, बिना कारण के झूठ बोलना, आदतन। डिस्प्रपोर्शनेट क्राइम, बिल्ली या कुत्ता या भैंस या गाय दिख गई तो उसको छड़ी लेके या चाकू लेके मार रहे हैं। जब लड़ाई होती है बच्चों में थोड़ी कहीं भी, तो उसमें डिग्री ऑफ वायलेंस। मतलब हम लोग बचपना समझ के जो चीजें नजरअंदाज कर देते हैं उसको हम लोग बिल्कुल सही पकड़ा। एक जो उसका साइकोपैथी जिसको कहते हैं ना, ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसकी पहचान तो बाद में हो, लेकिन युवावस्था में या इवन छोटी उम्र में एक सबसे बड़ा दो मुद्दे, समाज के ढांचे को बिल्कुल अस्वीकार करना और उसके अगेंस्ट रेबेल करना। कुछ हद तक रेबेल हम सब करते हैं, रूढ़िवाद से, गलत प्रथाएं हैं, लेकिन समाज की हर चीज को चैलेंज करना, और उससे भी ज्यादा ये जो हमने बात कही झूठ बोलने की, वायलेंस की,
उसमें लैक ऑफ गिल्ट। आपके मेरे से किसी भी, बहुत सारे बच्चों के हाथ से कभी कुछ चीज गिर गई, कभी हाथापाई हो गई, दूसरे बच्चों को हमने दूसरे मार दिया, उससे खून निकल आया, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को गिल्ट होता है कि यार मेरे हाथ से गलत हो गया। साइकोपैथी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कोर, लैक ऑफ गिल्ट। उसे गिल्ट या रिमोर्स होता ही नहीं। ओके। और इसीलिए जब ऐसे व्यक्ति अगर ना पहचाने गए और उनको बेबाक छोड़ दिया जाए समाज में, तो उनके हाथों से जब ऐसे क्राइम होते हैं, आप याद करो पिछले 3 साल में जितने भी ये केसेस हुए हैं ना, एटलीस्ट मीडिया से और कुछ केसेस में देख के जो पता चलता है, वन फीचर इज लैक ऑफ गिल्ट। उस व्यक्ति को कोई ग्लानि कभी नहीं हुई, या ये एहसास कि मैंने गलत किया। मैं किसी एक और जीवित व्यक्ति के साथ जो मेरा प्रियजन था, लिव इन पार्टनर या वाइफ, या कुछ केसेस में उल्टा हो जो गया, उनको मैं मार दूं, उनके बॉडी पार्ट्स कट कर दूं, उनको कुकर में डाल दूं या फ्रीजर में डाल दूं, मतलब बीभत्स है ना। लेकिन ये बीभत्सता जो हमको सबको लगती है, वो उस व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कि उसका जेनेटिक मेकअप वैसा है। अच्छा, चलिए हम अब लेते हैं, मान लिया एक केस लेते हैं कि एक लड़का एक लड़की दोनों मतलब अथाह प्रेम करते हैं एक दूसरे से और साथ रहने लग जाते हैं। साथ रहते रहते आपस में धीरे धीरे अनबन, जाहिर सी बात है पति पत्नी में भी हो जाती है, शुरू होता है। लड़की कैसे पहचाने कि वो एक राक्षस के साथ रह रही है? कोई भी अब्यूज आज के वक्त में और पिछले कुछ दशकों की सोच में, कोई भी अब्यूज, इमोशनल वर्बल अब्यूज भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हर एक महिला या हर एक पुरुष, अगर पुरुष प्रताड़ित है, उसको ऑब्जेक्ट करे। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड सर्टनली मेल टू फीमेल वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन इसका दूसरा नाजुक पहलू भी होता है कि अच्छा भाई, मैं मानूं कि आपके हमारे बीच अनबन हो गई थी, हमने दोनों ने शायद एक दूसरे को गाली दे दी, हाथ उठ गया, लेकिन अगर डिस्प्रपोर्शनेट या कुछ ज्यादा वायलेंट क्रिमिनल बिहेवियर, फिजिकली एग्रेसिव बिहेवियर महिला को दिखे कोर्टशिप के दौरान या शुरू के महीनों में साथ रहने में, तो सावधान हो जाना बहुत जरूरी बनता है। मैं थोड़ा एनालाइज किया हूं आप सब मीडिया के साथी से, और वैसे ये पिछले 2-3 साल में जो केसेस आए ना, सब में यही हुआ है कि 4, 5, 10 बार ऐसा हो गया था, लेकिन महिला ने कुछ किसी को रिपोर्ट नहीं किया। आप याद करें, मेजोरिटी यही होगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है इन केसेस में क्या होता है कि लड़कियों को सामने वाला आके सॉरी बोलेगा कि चल गलती हो गई है, वो है, फिर वो प्यार में ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है चलो माफ कर दिया, फिर वही किस्सा, फिर वही किस्सा, फिर वही किस्सा। ये आपने मुद्दे की बात कह दी, दो मुद्दे जुड़ गए। एक तो ये कि जो मैनिपुलेटिव साइकोपैथिक पर्सन है ना, जैसे उसको गिल्ट नहीं होती, ही इज ऑल्सो वेरी मैनिपुलेटिव एंड स्मार्ट। तो वो दिखाने के लिए माफी मांग लेगा, लेकिन जैसा अगर 5 बार हो रहा है हर महीने और फिर भी वो यंग लेडी अगर ना जागृत हो, तो थोड़ी मुश्किल है। इसमें एक और पहलू जो जुड़ जाता है, अगेन याद करें पिछले कुछ सालों में और विश्व भर में ये रहा है वायलेंट क्राइम्स का बैकग्राउंड, खासकर यंग एज के रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, 15, 20, 25, 35 तक। यंग एज में प्यार हो गया, मोहब्बत से, दुनिया से बगावत करके हम अलग रहेंगे लेकिन साथ रहेंगे, नो कमेंट, ठीक है, हक है, आपका हक है। होता यह है श्वेता जी कि बिकॉज एक्स एंड वाई बगावत करके अलग रह रहे हैं, वो जो सोशल मैकेनिज्म्स होता है कि कभी दोस्त को बात कर लिया, कभी माँ को बात कर लिया, जिससे सलाह मिल जाती कि देख यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, सावधान हो जा, वो सब बंद हो जाते हैं किवाड़। दो व्यक्ति है ना, प्यार मोहब्बत में जब अकेले रहने लगते हैं और अपने आप को समाज से आइसोलेट कर लेते हैं, और अगर वो व्यक्ति साइकोपैथिक हो अपनी बेसिक फ्रेमवर्क में, तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। और मेरी समझ ये है कि ये सारे केसेस जो हुए ना पिछले कुछ सालों में, ये कहानियां बहुत सिमिलर है सब केसेस में। नहीं, मुझे लगता है कि एक बार को ये भी एक्सेप्टेबल तो है नहीं, लेकिन अगर किसी को सामने वाला नापसंद है, हाँ, तो अगर आपको हत्या भी करनी है, so why so gruesome? I know, वहां पे मैं बताऊं, ये आई एग्री विद यू कंप्लीटली। मैं बल्कि 1-2 बार कहीं कह चुका हूं कि इवन मैं फेयर एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा हुआ है अलग अलग अस्पतालों में और कोर्ट्स के थ्रू वायलेंट क्राइम्स
को देखने का, एसेस करने का मौका बहुत रहा है, लेकिन फिर भी मैं खुद ट्रबल्ड हो जाता हूँ जो हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विभत्स है, जैसे इट इज मोर देन ग्रूसम, इट्स अनइमेजिनेबल। यहाँ मुझे लगता है मेरी एनालिसिस को मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊं, साइकोपैथी के कारण वायलेंट क्राइम्स अगेन कहूं इतिहास में हमेशा रहे हैं, लेकिन जो अभी ये टेलीविजन पे और फिल्म्स में वायलेंस और दिस नेचर की दिखाई जाती है, और सोशल मीडिया में जिस हद तक वायलेंस दिखाई जाती है, और इंक्लूडिंग WWF एंड पता नहीं क्या क्या, वो कंट्रीब्यूट करती है। इवन बच्चों के वीडियो गेम्स जो होते हैं, हाँ, उसमें बेसिकली इट्स ऑल एग्रेशन बेस्ड, वो कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, हम जब स्कूल में थे ना, तो पता नहीं आपके वक्त में हुआ होगा, एक बहुत बहुत रसप्रद निबंध लिखवाया जाता था, साहित्य समाज का दर्पण है। भाई, डज लिटरेचर रिफ्लेक्ट दी सोसाइटी? जो समाज में हो रहा है वही दिखा रहा है साहित्य या फिल्म्स या टेलीविजन, या जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो समाज करता है? मैं जनरली ये मानता रहा हूं कि ये 50-50 है, एक तरफ है, दूसरी तरफ मुश्किल है, हाँ, दो तरफा है। लेकिन ये जो ग्रूसमनेस है ना, जो आप कह रहे हो, मैं भी उतना ही परेशान हूं। दिस इज सर्टनली, नो डाउट इन माई माइंड, इफेक्ट ऑफ द रिपीटेटिव स्टिमुलस ऑफ दोज वायलेंट सीन्स। तो जिसको कहते हैं, एक उसके लिए शब्द है कॉपी कैट। बल्कि एक आखिर में ये बात कह दूं, अगर पिछले 3-4 साल की इंडिया की एटलीस्ट डेटा देखें, दी फिनोमेनन ऑफ कॉपी कैट इज वेरी एविडेंट। माध्यम बदल जाता है, कोई कुकर में कर देता है, कोई फ्रिज में डाल देता है, कोई कबर्ड में डाल देता है। तो ये जो मतलब मीडिया के साथ ही भी बहुत जिम्मेवार होने लगे हैं, और बहुत सारी वो जो सेंसेशनलिज्म पहले होती थी वो कम हो रही है, लेकिन अभी भी तथ्य दिखाने की चाह में वो जो डिटेल्स बाहर लाई जाती हैं, राइट? भाई, ब्रेकिंग मैंने सुना कि इन्होंने कुछ ऐसा किया था, तो मेरा वो जो क्रिमिनल माइंडसेट है ना, मेरा जो साइकोपैथिक माइंडसेट है, वो अनजाने में वो पिकअप कर लेता है, एक्टिव हो जाता है, और वो पिकअप कर लेता है एग्जाम्पल। तो मेरे हाथों जब 6 महीने के बाद कुछ और हो जाता है, तो जो स्टेप 2 और 3 है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इस कॉन्वर्सेशन से जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय भी उसके बिहेवियरल चीजों को देखते हुए पेरेंट्स या आसपास के लोग पहचान सकते हैं। एक दूसरा, बचपन में, अवस्था में, या बड़े उम्र में भी जेंडर बेस्ड वायलेंस को टॉलरेट नहीं करना है। स्पेशली रिपीटेटिव है, ग्रॉस वायलेंस है, तो उसको रिपोर्ट करना है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह बहुत अच्छी बातें हैं, और जिनको अच्छा मिला मुबारक हो, लेकिन जिनकी जानें गई हैं उनके लिए, बाकी अगर 10 जानें गई हैं तो बाकी 1000 महिलाओं को अपने लिए, अपने इंटरेस्ट में सावधान होना जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर देसाई, ये एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेटिव शो के लिए थैंक यू सो मच। होप यू एंजॉयड द शो। और ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर देसाई ने जो कहा है कि ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये मानव है या राक्षस है, ये भी समझ सकते हैं। और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके आसपास या आपके ऊपर कोई हिंसा कर रहा है, लगातार आपसे गलत कर रहा है, तो उसको बर्दाश्त ना करें। अगर वो लगातार हो रहा है तो अलार्म बजाएं, घंटी बजाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।